तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में अगली स्टेप चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था उनकी शिक्षा, शिक्षण, उनके गुरु और कहाँ पर वो पढ़ाए हैं और कहाँ पर वो पढ़े हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज देखते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी के पहले चित्र के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम मूर्ति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चित्र, तो सबसे पहले हम लोग चित्र ही याद कर लेते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग एकदम अलर्ट कर लीजिए। अब इसमें याद करने के लिए पहले चित्र को याद कर लेते हैं। तो देखो, चित्र को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक भारत का मैप बनाया है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत आप लोग भी देख लीजिएगा। मैप से इतना इनका क्लियर हो जाएगा इनके चित्र के बारे में। तो जैसे अगर हम लेते हैं नेपाली लड़की, तो नेपाल तो जानते हैं, मैप में नेपाल यहाँ पे है, तो नेपाली लड़की हो गया। एक है लेप्चा गर्ल, तो हम नेपाल से आगे बढ़ेंगे तो एक राज्य है भारत का सिक्किम में एक जनजाति रहती है जिसको लेप्चा कहते हैं, तो लेप्चा जनजाति होती है। तो नेपाल से आगे बढ़े तो सिक्किम मिला, तो नेपाली लड़की का इन्होंने चित्र बनाया, याद कर लीजिए, तो नेपाली लड़की हो जाएगा। उसके बाद सिक्किम में जो लेप्चा जनजाति रहती है, उस लेप्चा जनजाति को लेकर इन्होंने लेप्चा गर्ल बनाया। फिर सिक्किम से आगे बढ़ेंगे तो भूटान मिलेगा, तो भूटान को लेकर इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसका नाम था भूटिया औरत। तो भूटिया औरत यानी नेपाली लड़की, लेप्चा गर्ल, उसके बाद भूटिया औरत। नेपाल के आगे बढ़े सिक्किम में लेप्चा, उसके आगे भूटान, तो भूटान में भूटिया औरत, ये याद कर लीजिए। उसके बाद तिब्बत की लड़की। अब नेपाल के जब ऊपर बढ़ोगे तो तिब्बत का क्षेत्र है, तो तिब्बत की लड़की हो जाएगा, यानी तिब्बत की बालिका हो जाएगा। तो ये एक नेपाल, सिक्किम, भूटान और तिब्बत, यहाँ पर यहाँ की जितनी चित्रण जो किया था, तो यहाँ की नारियों से संबंधित चित्रण किया था। तो ये दिमाग में मैप याद हो रहेगा कि नेपाल है, नेपाल के बगल सिक्किम है, सिक्किम के बगल भूटान है और इन्हीं के ऊपर तिब्बत है, और यहाँ की नारियों का चित्रण किया, यानी पहाड़ी नारियों का चित्रण किया। क्योंकि इनके जो चित्र विषय थे, ये भी जान लीजिए, यहाँ पर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चित्रण विषय, जिन विषय पर ये चित्र बना रहे हैं, ये भी एग्जाम में आता रहता है। तो ये जान लीजिए कि इन्होंने सर्वाधिक जो चित्र बनाए, इनके चित्रों में जो विषय होते थे वो नारी को लेकर होते थे चित्रण में, यानी चित्र जो बनाते थे उसका विषय अधिकांशतः क्या होता था, नारी। और कहाँ की नारी का, पहाड़ी नारियों का, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो नारियां होती थी वहाँ की नारियों का चित्रण करते थे और बहुत ही सुंदर ढंग से करते थे। ये भी यानी सौंदर्य युक्त चित्रण होता था। तो ये याद हो जाएगा, लेप्चा गर्ल, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, और दो और याद रखिए रहेगा, कौतूहल और कमल सरोवर, ये भी नारियों से संबंधित है। इसका टाइटल जो है इनके चित्र का, एक का कौतूहल है, एक का कमल सरोवर है। यहाँ के टाइटल से तो लग जाता है, पकड़ में आ जाता है कि ये नारी का चित्रण है, स्त्री का चित्रण किया है, लेकिन कौतूहल और कमल सरोवर का टाइटल ऐसा है लेकिन कि इससे नहीं अनुमान लग पाता है कि ये नारी का चित्रण है। लेकिन यहाँ समझाने के लिए इकट्ठा लिख दिया है। तो कौतूहल में भी नारी अंकन हुआ है और कमल सरोवर में भी नारी अंकन हुआ है। तो ये लेप्चा गर्ल, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, कौतूहल और कमल सरोवर, इस चित्र को देखने के बाद ये लगता है कि इन्होंने, देवी प्रसाद राय चौधरी ने जो चित्रण किया है वो नारी का चित्रण किया, अधिकांशतः नारी का चित्रण किया है। तो और कहाँ की नारी का, पर्वतीय क्षेत्रों की नारी का। तो इस तरह से दिमाग में बना रहेगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, चित्र बनाए हैं, तो ये चित्र बनाए हैं तो किस माध्यम में बनाए हैं भाई? चित्र बनाए तो विषय तो ले लिया, यहाँ ने नारियों का विषय ले लिया, विषय नारी था, कहाँ की, पर्वतीय क्षेत्रों की। अब ये किस माध्यम में बनाए हैं, तो इनका माध्यम जान लीजिएगा। जल रंग से बनाए हैं, जो कि हम लोग बात किया गया था, जल रंग क्या है, जल रंग से बनाए हैं। उसके बाद तैल रंग, हम लोगों ने ये भी देखा था कि देवी प्रसाद राय चौधरी इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल में ये जब पढ़ा रहे थे तो इनकी मुलाकात किससे होती है, सिग्नोर बायस से। और सिग्नोर बायस कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं, यानी इटालियन कलाकार हैं, और उन्हीं से इन्होंने तैल चित्रण सीखा था। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये प्रश्न है, सब आए हुए हैं, बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि ये सब प्रश्न है। एक भी शब्द
को नज़रअंदाज मत होने दीजिएगा। तो इन्होंने तैल रंग किससे सीखा? सिग्नोर बायस से। कहाँ पर सीखा? जब ये इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में पढ़ा रहे थे। ठीक, उसके बाद पेस्टल से भी इन्होंने चित्रण किया है, तो जल रंग, तैल रंग, पेस्टल। उसके बाद जापानी तकनीक। तो जापानी तकनीक तो सीधी सी बात है कि बंगाल शैली के जितने भी कलाकार हैं उन्होंने जो है वास चित्रण से ही चित्रकारी की है। तो ये अगर बंगाल शैली से संबंधित आ जाए तो वास चित्रण ही टिक लगाइएगा। टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, छितेंद्रनाथ मजूमदार से आया था कि छितेंद्रनाथ मजूमदार ... तकनीक है तो वास है कि तैल है कि टेम्परा है, तो उसमें क्या होगा? चूंकि छितेंद्रनाथ मजूमदार बंगाल शैली के हैं तो जाहिर सी बात है उनकी चित्रण पद्धति या चित्रण तकनीक क्या रही होगी? वास पद्धति। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। तो जापानी तकनीक है, तो बंगाल शैली के कलाकार में अगर जापानी तकनीक आ जाए तो भी सही है, क्योंकि वास टेक्निक की रेखाएं तो भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं। वास टेक्निक की जो रेखाएं हैं वो किससे प्रेरित हैं? भारतीय कलाओं से। और इनकी जो तकनीक कैसी है? चीनी और जापानी तकनीक। तो जाहिर सी बात है जापानी तकनीक भी इन्होंने अपनाया था। उसके बाद सिल्क पर चित्रांकन, सिल्क पर यानी धरातल के रूप में इन्होंने सिल्क यानी रेशम पर इन्होंने भी चित्रांकन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अच्छा, सिल्क पर आया तो एक चीज़, एक और क्वेश्चन आया हुआ था तो वो भी याद करिएगा। हमने एक चीज़ बताया था कि सिल्क पर कई लोगों ने चित्रांकन किया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आया हुआ था तो हम इस पर फोकस करें कि गगनेंद्र नाथ टैगोर ने विलेम रोथेनस्टीन का व्यक्ति चित्र बनाया था, तो उसका धरातल क्या था? सिल्क पर। सिल्क पर जल रंग से विलेम रोथेनस्टीन का व्यक्ति चित्र बनाया था। किसने बनाया था? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। किसका बनाया था? विलेम रोथेनस्टीन का। ये वही विलेम रोथेनस्टीन है जिन्होंने छितेंद्रनाथ मजूमदार के चित्र राधा का अभिसार को कितने रुपए में खरीदा था? 100 रुपये में खरीदा था। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इनका हमने देखा माध्यम क्या है? जल रंग है, तैल रंग है, पेस्टल है, जापानी तकनीक है और सिल्क पर भी चित्रांकन किए हैं। और धरातल के रूप में हमने देखा था हमारे असित कुमार हल्दर ने भी रेशम पर भी उन्होंने चित्रांकन किया है, ठीक ना। और उनकी एक नई शैली थी लेसिट शैली, जिस पर क्या करते थे कि लकड़ी को पर लाख की वार्निश करके फिर उस पर चित्रांकन करते थे टेम्परा विधि से। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आ जाते हैं और अब देखते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने दृश्य चित्र भी बनाए हैं। और ये दृश्य चित्रों में यानी पहाड़ी नारियों का भी इन्होंने अंकन किया है, उसके बाद दृश्य चित्रों का भी अंकन किया है। और दृश्य चित्रों में ज़्यादातर ये पर्वतीय क्षेत्रों का भी, हमने बताया पर्वतीय क्षेत्रों से नारी भी बनाए हैं। और दृश्य चित्र मतलब जैसे आप कहीं गए घूमने टहलने और आपको बड़ा अच्छा प्राकृतिक दृश्य लगा तो उसको आपने क्या किया? ड्राइंग कर लिया, उसको आर्ट के रूप में, कला के रूप में उसको आपने अभिव्यक्त किया, जो दृश्य चित्रों को देखा। तो देवी प्रसाद राय चौधरी दृश्य चित्र बनाने में भी माहिर थे, ठीक। और दृश्य चित्र खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में जब सुबह के समय जब कोहरे से आच्छादित होता था वातावरण, तो ये खासकर उन दृश्य चित्रों को बड़े ही बेहतर और बड़े ही शौक से बनाते थे, उससे उनका बेहद लगाव होता था। तो दृश्य चित्र बनाने पर ये दृश्य चित्र को भी इन्होंने बड़ी बखूबी ढंग से बनाया है। और साथ ही साथ एक प्रश्न और निकल कर आता है कि इनके दृश्य चित्रों पर किसका प्रभाव रहा है? कौन से ऐसे पाश्चात्य कलाकार हैं जो देवी प्रसाद राय के दृश्य चित्रों पर अपना प्रभाव डालते हैं? तो ऐसे में देखने को आएगा तो रेम्ब्रा और टिशिया। अच्छा, ये रेम्ब्रा एक डच कलाकार है, नीदरलैंड के, यानी डच या नीदरलैंड के, तो रेम्ब्रा हैं। और अगर इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, रेम्ब्रा क्या हैं? अगर आप पढ़ेंगे, जब आगे पाश्चात्य कलाकार पढ़ेंगे तो बरोक और रोकोको शैली आती है। तो जो बरोक शैली है वो इटली में जन्म ली थी और उसी बरोक शैली के ये कलाकार हैं। और बरोक शैली के कलाकार रेम्ब्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलाकार है। और अगर हम आपको दिखाएं तो टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021 दोनों में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो रेम्ब्रा क्या है? ये बरोक शैली के कलाकार हैं। और इनके साथ साथ और जो है पीटर पाल रूबेंस, कैराविजियो, ये सब बरोक शैली के हैं। तो उन्हीं में से रेम्ब्रांट है एक। तो इनका इन पर प्रभाव था, किन पर? देवी प्रसाद राय चौधरी पर। और किन चित्रों पर? दृश्य चित्रों पर इनका प्रभाव रहा है। देखिए, टीजीटी 2021 में इनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि
इनकी एक कृत पूछी गई थी, 3 ट्रीज यानी 3 पेड़ किसकी रचना है, ये इसको किसने रचित किया है, तो ये कौन थे, रेम्ब्रा थे। रेम्ब्रा 3 पेड़। इसके बाद इनकी एक फेमस पेंटिंग है द नाइट वॉच, रात्र का प्रहरी, ये भी। और पीजीटी 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था, पीजीटी 2021 में इनसे प्रश्न पूछा गया था कि रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध है, रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध है, तो दृश्य चित्रण के लिए, व्यक्त चित्रण के लिए, प्रायोगिक कार्यों में, या प्रकाश एवं छाया के लिए। तो हमने ये कहा कि रेम्ब्रा किस लिए प्रसिद्ध थे, ये प्रकाश और छाया का नाटकीय और मनोवैज्ञानिक प्रभाव अपने चित्रों में दर्शाते थे। कौन, रेम्ब्रा। तो इन्हीं के जो प्रकाश और छाया का जो गुण, जो यूरोपीय चित्र शैली में जो एक विशिष्ट गुण है प्रकाश और छाया का, वहाँ की चित्रकला शैली में, उन्हीं में से जो प्रकाश संबंधी गुण था उसको देवी प्रसाद राय चौधरी उससे काफ़ी प्रभावित होते थे। तो इसलिए इनके चित्रों पर जो रेम्ब्रा का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ टिसिया या टिसियन, ये इटली के कलाकार हैं, तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जब पाश्चात्य कलाकार पढ़ेंगे। तो टिसिया का और रेम्ब्रा का, इन दोनों का देवी प्रसाद राय के दृश्य चित्रों पर प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम व्यक्त चित्रण की बात करें तो व्यक्त चित्रण इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का भी व्यक्त चित्रण किया है, ओसी गांगुली का भी व्यक्त चित्रण किया है। देखिए प्रश्न ये भी आता है कि ओसी गांगुली का पूरा नाम क्या है। ओसी गांगुली यानी अर्धेंदु चंद गांगुली, ठीक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तब तक हम संक्षिप्त जानकारी लेते चलें। और अच्छा, ओसी गांगुली का और याद करिए, एक बार जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से एक पत्रिका का जो है संपादन हुआ था, एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसके संपादक कौन थे, तो उसके संपादक कौन थे, ओसी गांगुली। और सन क्या था, 1919, और पत्रिका का नाम क्या था, रूपम। तो रूपम पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता था, और उसके संपादक कौन होते थे, ओसी गांगुली। तो उन्हीं का व्यक्त चित्र देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया। मिसेज ब्लैकबेल, इनका भी व्यक्त चित्र देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। पर्सी ब्राउन, इनका भी व्यक्त चित्र देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। तो ये व्यक्त चित्र है, तो ये व्यक्त चित्र इन्होंने बनाया। इनके चित्रण जो विषय थे, इसके बारे में हम लोग ने बात किया कि इन्होंने बंजारों से संबंधित, मछुआरों से संबंधित और पहाड़ी जनजीवन से संबंधित ये चित्र बनाए हैं। यानी इनके चित्रों को देखने के बाद ये लगता है कि इन्होंने, ये तो थे जमींदार घराने के, बहुत उच्च वर्ग के थे और जमींदार घराने के थे, लेकिन इन्होंने जो अपना विषय चुना चित्र बनाने के लिए, वो जन सामान्य, निम्न वर्ग को, मजदूर वर्ग को जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे चीज़ों को इन्होंने अपने चित्रों में उजागर करने की कोशिश की। और ख़ासकर जब हम मूर्ति कला पढ़ेंगे तो वहाँ पर अभी हम देखेंगे कि किस तरह किन विषयों को लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने नारी चित्रण सबसे अधिक किया है, और पर्वतीय क्षेत्रों की नारियों का, साथ ही साथ बंजारों का, मछुआरों का, पहाड़ी जनजीवन का इन्होंने चित्रण किया है। चित्रों को देखते हैं तो इनके चित्रों को समझने के लिए, याद करने के लिए हम थोड़ा सा एक टेक्निक ईजाद करते हैं। तो याद करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे बना लें कि तूफान के बाद जहाँ भी W लिखा है उसका मतलब होता है वाटर, यानी जल रंग में, और P का मतलब होता है पेस्टल कलर में। तो पेस्टल, जहाँ P लिखा है वहाँ पेस्टल, जहाँ W लिखा है वहाँ वाटर, जल रंग में। तो हम ऐसे बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं कि तूफान के बाद एक मुसाफिर एक खतरनाक रास्ते पर चलता है। तूफान के बाद एक मुसाफिर खतरनाक रास्ते पर चलता है, और रास्ते में एक पुल पड़ता है। पुल मीन्स ब्रिज। रास्ते में एक पुल पड़ता है, और उस पुल पर एक महल की गुड़िया बैठी हुई है। उस पुल पर एक महल की गुड़िया बैठी हुई है, और उसी रास्ते से एक दुर्गा पूजा शोभा यात्रा निकाली जाती है। किसकी, जैसे जो है दुर्गा पूजा के लिए जब प्रतिमा विसर्जन के लिए जाया जाता है तो वहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ऐसा हम लोग अपने दिमाग में बनाते हैं कि उसी पुल पर एक महल की गुड़िया बैठी हुई है, और उसी पुल से एक दुर्गा पूजा की शोभा यात्रा निकाली जाती है।
और बाद में फिर इस माँ दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन कर दिया जाता है। तो जहाँ विसर्जन किया जाता है, जो दुर्गा पूजा शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो उनकी माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है। जहाँ विसर्जन किया जाता है वहाँ पर स्नान का घाट है, वहाँ पर स्नान का घाट है। स्नान के घाट पर जो है नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आरती की जाती है। अच्छा, आरती करते हैं तो आरती के बाद क्या हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मीन्स जो है महापरिनिर्वाण नहीं, निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो निर्वाण की प्राप्ति होती है और निर्वाण की प्राप्ति के बाद जीवन कैसा हो जाता है, ग्रीन एंड गोल्ड, हरा और सुनहरा हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे। तो इनके चित्र जो बनेंगे तूफान के बाद, ठीक ना, तूफान के बाद अगर अंग्रेजी में कहेगा तो कहेगा आफ्टर स्टॉर्म, आफ्टर स्टॉर्म। खतरनाक रास्ते का सीधा कह देगा डेंजर पाथ, तो खतरनाक रास्ते हो गए। मुसाफिर इनका एक चित्र हुआ, महल की गुड़िया इनका एक चित्र हुआ, दुर्गा पूजा शोभा यात्रा इनका एक चित्र हुआ, उसके बाद स्नान का घाट भी इनका एक चित्र हुआ, आरती भी इनका एक चित्र हुआ, उसके बाद निर्वाण भी एक चित्र हुआ, ग्रीन एंड गोल्ड भी इनका एक चित्र हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट चित्र है। अच्छा, इसमें से जो प्रश्न आते हैं, एक तो ये प्रश्न बनता है कि तैल रंग का प्रसिद्ध चित्र, तैल रंग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है देवी प्रसाद राय चौधरी का। तो तैल रंग में जो इनका बना था दुर्गा पूजा शोभा यात्रा, ये तैल रंग का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। दूसरा प्रश्न इनका ये बनता है कि अगर ये प्रश्न बन जाए कि देवी प्रसाद राय चौधरी का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, देवी प्रसाद राय चौधरी का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है, तो वो मुसाफिर बनेगा। अगर तैल रंग में पूछा जाए तो वो दुर्गा पूजा शोभा यात्रा होगा। तैल रंग में और कौन सा चित्र है इनका, निर्वाण भी इनका तैल रंग में है। तो इस तरह इनका चित्र हम देख लिए। देवी प्रसाद राय चौधरी की कुछ मूर्तियों को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले चीज तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्तियों पर किसका प्रभाव रहा है। तो रोंदा और बारदोला का, रोंदा और बारदोला का प्रभाव जो है इनकी मूर्तियों पर रहा है। अगस्टिन रोदिन इन्हें कहते हैं, ये पाश्चात्य कलाकार हैं। तो इनके बारे में देखते हैं तो इनकी मूर्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो खास इनकी जो एक मूर्ति है श्रम की विजय, इसे दो और नामों से जानते हैं, एक ट्रम्प ऑफ लेबर और लेबर एट वर्क। ये मूर्ति किस स्थान पे है तो स्थान देख लेते हैं। तो मरीना बीच चेन्नई, मरीना बीच मतलब समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे है, कहाँ पर है, चेन्नई यानी मद्रास यानी तमिलनाडु, यानी जो मद्रास है, मद्रास का अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तमिलनाडु, ठीक ना। तो ये हम ये देख लेते हैं। तो मरीना श्रम की विजय कहाँ पर है, मरीना बीच चेन्नई पर है। और किस माध्यम में बनी है, तो वो माध्यम है कांस्य माध्यम से बना है, क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी ने अधिकांश मूर्तियां कांस्य माध्यम में भी बनाई है। अच्छा, इनकी मूर्तियों का जो माध्यम है, अभी हम पढ़ते जाएंगे माध्यम भी निकलता आएगा। तो यहाँ पर श्रम की विजय किस माध्यम में है, कांस्य माध्यम में। स्थान क्या है, मरीना बीच चेन्नई है। आकृतियों की संख्या क्या है, आकृतियों की संख्या 4 है। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये संग्रहित है नगमा में। नगमा मीन्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में ये स्थित है। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो मेन मूर्ति जो असली और ओरिजिनल जो मूर्ति है वो श्रम की विजय मरीना बीच चेन्नई पे है, लेकिन इसकी अनुकृति यानी डमी कहाँ पर है, वो नगमा में है, यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अच्छा, दूसरी मूर्ति देख लेते हैं, शहीद स्मारक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्या दिखाया गया है कि कुछ मजदूर वर्ग या कुछ मिस्त्रियों का समूह एक बहुत बड़े चट्टान को जो है कुंदा के बल से वो जो है धक्का दे रहे हैं। तो इसमें एक जो है मजदूर वर्ग, एक मेहनत का एक जो करने वाला वर्ग है, वो किस तरह से जो है संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में वो कार्य को अंजाम दे रहा है। तो इस तरह से देखते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस तरह से अपनी मूर्त शिल्पों के माध्यम से इस बात को उजागर किया कि विषमपूर्ण परिस्थितियों में
कैसे एक निम्न वर्ग का व्यक्ति संघर्षपूर्ण जीवन को जीता है। नोट करिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया श्रम की विजय। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में, इनके जो शैली रही है, मूर्त शैली है, तो इनकी जो मूर्त शिल्पों में किस वाद का प्रभाव देखा जाता है, तो यथार्थवाद का। यथार्थवाद का मतलब जो कुछ तत्काल समय में जो कुछ समाज में घट रहा है उसी को ऐसे ही मूर्ति का रूप देकर इन्होंने उस मूर्ति के माध्यम से दर्शाया है। जैसे श्रम की विजय है तो उस समय जिस तरह से मजदूर, अच्छा अब यहीं पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, और श्रम की विजय है तो श्रम की विजय जो है मरीना बीच चेन्नई में इन्होंने बनाया था। और इसके पीछे जो उद्देश्य था, क्योंकि जो सबसे पहले श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया था और वो कहाँ मनाया गया था, यहीं चेन्नई में मनाया गया था, तो इसीलिए वहाँ पर श्रम की विजय नामक मूर्ति से इन्होंने मजदूर वर्ग की विषमपूर्ण परिस्थितियों को दर्शाया है। ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, शहीद स्मारक इनकी दूसरी जो है, तो शहीद स्मारक किसका बना है, माध्यम क्या है, कांस्य माध्यम में। किसने बनाया, देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया। ठीक, और ये कब बनाया, तो एक चीज़ इतिहास में चलते हैं तो 1942 में एक आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि कुछ जो राष्ट्रवादी देशभक्त लोग थे वो पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए गए थे। तो ऐसे दौरान क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी उस समय जो कलेक्टर आर्चर थे तो उन्होंने गोली चलवा दी। तो उस गोली चलवाने के दौरान उसमें 7 की शहादत जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए दी, तो इसके लिए उसी याद में देवी प्रसाद राय चौधरी ने एक स्मारक का निर्माण कराया था पटना में। तो वो कहाँ पे है, पटना में है। और इस शहीद स्मारक मूर्ति के पीछे जो उन्होंने दर्शाना चाहा वो क्या क्या है, उसका प्रतीक क्या है, तो त्याग, क्योंकि देशभक्त लोग थे, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक, दूसरा इससे क्या निकल कर आता है, अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार का, क्योंकि अंग्रेजों ने गोली चलवाई, किस तरह से उन्होंने अत्याचार किया देशभक्तों के ऊपर। तीसरा इसमें राष्ट्रीयता और देशभक्ति, जो 7 लोग मरे थे उनसे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि वो देशभक्त थे, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना थी। तो ये चीज़ याद रखे रहिएगा। और इनमें आकृतियों की संख्या कितनी थी, 7 थी। माध्यम क्या था, कांस्य था। तो ये दिमाग में बना रहे, तो शहीद स्मारक। इनकी तीसरी थी स्वतंत्रता स्मारक। स्वतंत्रता स्मारक जिसको एक और नाम से जाना जाता है दांडी मार्च। ये दांडी मार्च स्थान ये कहाँ पर है, तो ये पटेल मार्ग दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग दिल्ली में ये बनाया गया है शहीद स्मारक। और इसमें कुल कितनी आकृतियां हैं, तो इसमें कुल टोटल 11 आकृतियां हैं। और इनके माध्यम से देवी प्रसाद राय चौधरी ने क्या मतलब मैसेज पहुंचाना चाहा है, तो अनेकता में एकता। ठीक, तो अनेकता में एकता। और इस मूर्त शिल्प में जो इन्होंने बनाया है उसमें कौन, इन 11 आकृतियों में कौन नेतृत्व कर रहा है, तो दांडी मार्च से संबंधित था तो महात्मा गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सब प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता स्मारक नामक मूर्त शिल्प में जो है नेतृत्वकर्ता कौन था, तो महात्मा गांधी थे। ठीक, और ये भी किस माध्यम में है, कांस्य माध्यम में है। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा। जब शीत ऋतु आती है, इसका कभी कभी अंग्रेजी वर्जन पूछ लेता है, व्हेन विंटर कम्स, व्हेन विंटर कम्स, जब शीत ऋतु आती है। ठीक, एक और है भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित, इसका अंग्रेजी वर्जन बनता है विक्टिम ऑफ हंगर, विक्टिम ऑफ हंगर, भूख से पीड़ित। अच्छा, जब शीत ऋतु आती है तो इसमें देवी प्रसाद ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाया है जो कंबल ओढ़े ठंडी से थरथर थरथर काँप रहा है। अब देखिए किस तरह से इन्होंने समाज के उन निम्न वर्गों को जो गरीबी से पीड़ित है, ठीक ना, यानी यथार्थ दर्शन कराया है, जो वास्तव में समाज में जो कुछ घट रहा है, यथार्थ माने यथा अर्थ, जैसा जो कुछ हो रहा है उसी को सीधा सीधा उन्होंने मूर्त शिल्पों में बना दिया। तो जब शीत ऋतु आती है तो कंबल ओढ़े थरथर थरथर कांप रहा है, इस में ये दिखाया है। और एक भूख से पीड़ित है, विक्टिम ऑफ हंगर, इसमें एक औरत है और वो औरत भूख से पीड़ित है, दुबली पतली है और
जमीन पर उसका बच्चा मूर्छित होकर गिर गया है भूख से पीड़ित होकर। यहाँ भी देखिए समाज की दयनीय अवस्था का दर्शन कराया है। तो इन दोनों मूर्ति शिल्पों से क्या निकल कर आता है? करुणा एवं उदारता का भाव। जब शीत ऋतु आती है, भूख से पीड़ित, इन दोनों मूर्ति शिल्प, ये दोनों जो है किससे बने हुए? ये भी कांस्य माध्यम से बने हुए हैं, या कभी कभी पीतल कह देता है, तो ये दोनों रखे रहिएगा। अगर कांस्य नहीं दिया है, अगर पीतल दिया है, तो हम पीतल वाले विकल्प पर टिक करेंगे। तो जब शीत ऋतु आती है और भूख से पीड़ित, इन दोनों मूर्ति शिल्पों में करुणा एवं उदारता का भाव प्रदर्शित किया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने। ठीक, और एक और मूर्ति शिल्प है सड़क बनाने वाले। ये किस माध्यम में बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना है। ठीक, ये भी कामगार मजदूर वर्ग के लिए बनाया है, क्योंकि सड़क बनाने वाले मजदूर वर्ग ही होंगे। और इनका और एक मूर्ति शिल्प है स्नान करती नारी, ये मिट्टी में बनाया है। स्नान करती नारी, ये मिट्टी में बनाया है, फेमस है। ये सब हर बार एग्जाम में इन मूर्ति शिल्पों से पूछे जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि इनकी मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है? रोंदा और बारदोले का। और इनकी मूर्ति शिल्पों का माध्यम क्या रहा है? हमने देख लिया कांस्य में भी बनाया है इन्होंने, हमने देख लिया इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी बनाया है, हमने देखा इन्होंने मिट्टी में भी बनाया है, इन्होंने सीमेंट, कांस्य और सीमेंट जो ये बनाया है श्रम की विजय, ये कांस्य है और इसमें सीमेंट का भी प्रयोग किया है। तो सीमेंट भी एक माध्यम रहा है। तो इस तरह से इनके सीमेंट का माध्यम रहा है। अच्छा, एक और इनकी मूर्ति शिल्प है, यहाँ पर नहीं लिख पाए। इनकी एक मूर्ति शिल्प है कि मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा। मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा, ये त्रावणकोर के महाराजा थे, थिरुनल बलराम वर्मा इनका नाम था। तो इन्होंने एक किस्म से कह सकती है कि छुआछूत का अंत, जैसे उस समय समाज में बहुत ज़्यादा जातवाद प्रथा थी, तो हरिजन को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में त्रावणकोर के महाराजा थिरुनल ने ये उद्घोषणा कर दी कि आज से मंदिर में हरिजन को प्रवेश दिया जाए। उसी उपलक्ष्य में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी ने एक मूर्ति शिल्प की रचना की थी त्रावणकोर के महाराजा थिरुनल की, जिसका नाम था, जिसका टाइटल दिया गया था जो है मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा। तो ये चीज़ ध्यान में रखे रहेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में देख लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1929 में इन्हें मद्रास स्कूल का क्या बनाया गया था? प्राचार्य बनाया गया था। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का क्या बनाया गया था? प्राचार्य। ठीक, कहीं कहीं 1928 भी मिलता है। तो दोनों जो है 1928 या 1929 में पास का है। तो अगर देगा एग्जाम में तो 1928 और 1929 दोनों याद रखे रहिएगा, दोनों इकट्ठा नहीं देगा। अब ये तो चयन बोर्ड का है, ऐसा हमेशा हर साल एग्जाम में करता रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 1929 में इन्हें मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का क्या बनाया गया था? प्राचार्य बनाया गया था। 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सेपरेट इसका आएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, तो हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं 5 अगस्त 1954 को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो उसके संस्थापक अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी को बनाया गया था। वैसे इसके लिए निमंत्रण नंदलाल बोस को दिया गया था, लेकिन वो अस्वस्थ हो चुके थे, काफ़ी उम्र बीत चुकी थी, तो इसलिए देवी प्रसाद राय चौधरी को चुना गया था। तो 1954 में इन्हें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 5 अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ये सब नोट किए रहिएगा, इसको बाद में हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे तो बाकायदा पढ़ लेंगे। देखिए, फिर उसके बाद में 1958 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, या कहिए कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ऐसे एग्जाम में दे सकता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी को तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक ना? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तीसरा सर्वोच्च नागरिक का मतलब क्या है? पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पे
पद्म भूषण, चौथे नंबर पे पद्मश्री है। तो ये नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, तो उनके ये क्रम है। तो ये ध्यान में बने रहिएगा कि ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्म पुरस्कार। ठीक ना। अच्छा, एक 1954 में 5 अगस्त 1954 में संयुक्त ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना होती है। 5 और 1954 में इसके ये देवी प्रसाद राय चौधरी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और एक चीज याद करिए, 1954 में एक और घटना घटित हुई थी। 1954 में नंदलाल बोस को 1954 में नंदलाल बोस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्म विभूषण, यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता था। कब दिया जाता है? 1954 में ही। ठीक। और अगर 1954 की बात आई है तो ये भी याद रखे रहिएगा, जो नगमा है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, 29 मार्च 1954 को उसकी स्थापना हुई थी। यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की भी स्थापना 1954 में होती है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की भी स्थापना 1954 में होती है। 1954 में देवी प्रसाद राय चौधरी को अध्यक्ष बनाया जाता है। किसका? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया जाता है। और 1954 में ही नंदलाल बोस को क्या दिया जाता है? पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 1954 की ये कहानी हो गई, फिर बाद में रिवीजन कर लिया जाएगा। इनकी एक कथन ध्यान दे दीजिए। इन्होंने एक कथन कहा था, कला किसी की बपौती नहीं है। ये बहुत पॉपुलर कथन है और हर बार एग्जाम में आता है। कला किसी की बपौती नहीं, इसे हर कोई धारण कर सकता है। तो कथन से संबंधित प्रश्नों को ध्यान से देखिए। एक हर एग्जाम में एक ना एक कथन जरूर देता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने क्या कहा था? कला किसी की बपौती नहीं, इसे हर कोई धारण कर सकता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, कार्ल खंडेलवाला ने देवी प्रसाद राय चौधरी को डेकोरेटिव आर्टिस्ट कहा था। क्योंकि आप इनकी चित्रों को देखेंगे तो चित्रों में बहुत ही क्या कहते हैं, इनका संयोजन, चाहे वो मूर्तिकला में रहा हो चाहे वो चित्रकला में, इनका संयोजन बड़ा उत्कृष्ट कोट का था। ठीक ना। ये इतनी इनके चित्रों में सुंदरता होती थी। इसी सुंदरता को देखते हुए कार्ल खंडेलवाला ने डेकोरेटिव आर्टिस्ट कहा। अब कार्ल खंडेलवाला आ गया है तो थोड़ा रिवीजन कर लिए। कार्ल खंडेलवाला की पुस्तक कौन थी? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। कार्ल खंडेलवाला ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो के हब्बर और कार्ल खंडेलवाला ने बादामी गुफा की प्रतिलिपि जो बनाने के लिए भेजे जाते हैं जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी। तो इन प्रतिलिपियों को बनाने का मेन तो जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी होते हैं, लेकिन उनकी अध्यक्षता के हब्बर और कार्ल खंडेलवाला करते हैं। तो ये याद रखिए। और इन्होंने ही डेकोरेटिव आर्टिस्ट किसे कहा? देवी प्रसाद राय चौधरी को कहा। अच्छा, देवी प्रसाद राय चौधरी किस वाद से जुड़े थे? तो ये याद रखिएगा, ये यथार्थवादी शैली के थे। यथार्थवादी, आप जब आगे पढ़ेंगे तो ये वाद आएंगे। जैसे अगर हम बात कहें, विकास भट्टाचार्य अभी आगे मिलेंगे, ये अति यथार्थवादी हैं। ऐसे मंजीत बाबा मिलेंगे, अति यथार्थवादी हैं। ये देवी प्रसाद राय चौधरी के हैं, यथार्थवादी हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये इतना तक हम जान लेते हैं। और इनकी जो मूर्त शिल्पों में एक और दो इंपॉर्टेंट है। एक कभी कभी ध्वंस देवता पूछता है, तो ध्वंस देवता ये मूर्त शिल्प है, किसकी है? देवी प्रसाद राय चौधरी की। एक और पूछता है अंतिम प्रहार। क्या पूछता है? अंतिम प्रहार। तो अंतिम प्रहार भी किसकी है? देवी प्रसाद राय चौधरी की। तो इस तरह हम लोगों ने देवी प्रसाद राय चौधरी को हम देख लिए। अब इनसे जो कुछ भी अगर छूटा होगा तो उसे हम क्वेश्चन और आंसर की सीरीज में लेकर आएंगे, विकल्प के रूप में लेकर आएंगे। तो हम इस चीज को और अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो हम तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।